हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, ये अगली वीडियो है भारत के भूगोल की। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 की जो परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी यहाँ पे करा रहे हैं। और इसमें ये आपकी तीसरी वीडियो यहाँ पे होने वाली है भारत के भूगोल से संबंधित। जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पे हम कवर करा रहे हैं दोस्तों। तो चैनल पर जो भी भाई बहन नए हैं तो वो चैनल के साथ जुड़ जाएं। जो भी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 के लिए सीरियस हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट तैयारी आपकी कराने वाले हैं। 70 प्लस नंबर का यहाँ पे टारगेट है। तो इस दिशा में हम यहाँ सबसे पहले क्या करा रहे हैं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज यहाँ पे हम करा रहे हैं और उनकी विस्तृत व्याख्या। इससे क्या होगा, आपको एक सही दिशा में तैयारी करने का एक सही दिशा आपको ज्ञात होगी। पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी आयोग पूछता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक और गुजारिश है कि आपको दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखना है, क्योंकि एक एक प्रश्न दोस्तों आपके पूर्व परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो सभी प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट है। बहुत छोटी सी ये वीडियो होगी, इसके माध्यम से हम चीजों को करा रहे हैं। तो बस चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए अब वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। ये आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। आपको बताना है। ऑप्शन ए है अनाईमुडी, ऑप्शन बी है मिसपुली माला, ऑप्शन सी है मसीनागुड़ी या ऑप्शन डी है वागमोन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पे राइट आंसर होगा अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिप तक लगभग 1600 किलोमीटर में है। यह प्रायद्वीपीय पठार का भ्रंश कगार है। यह जो चोटी अन्नामलाई पहाड़ी का भाग है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये आपसे पूछा है कि नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। धौलाधार पर्वतमाला, महाभारत पर्वतमाला, पीर पंजाल पर्वतमाला या शिवालिक पर्वतमाला। देखिए, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीर पंजाल पर्वतमाला। चलिए इसके बारे में भी यहाँ पे हम देखेंगे। दोस्तों, सभी प्रश्नों की हम यहाँ पे व्याख्या करते चलेंगे, क्योंकि व्याख्या से प्रश्न बनते हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। लघु हिमालय 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा है, याद रखेंगे। लघु हिमालय 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा है तथा 3700 से लेकर 4500 मीटर ऊंचा है। लघु हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखते हैं। उदाहरण के लिए गुलमर्ग एवं सोनमर्ग उत्तराखंड में। ठीक है, गुलमर्ग और सोनमर्ग उत्तराखंड में घासों को बुग्याल या एवं पयाल के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय महान हिमालय पर स्थित पर्यटन स्थल शिमला हुआ, आपका मनाली हुआ, डलहौजी हुआ, मसूरी हुआ, रानीखेत हुआ और नैनीताल हुआ। ये हैं। तो ये कहाँ पे स्थित हैं? ये लघु हिमालय पे स्थित हैं। यदि आपसे प्रश्न एग्जाम में बन जाए कि जो आपके शिमला वगैरह हैं, शिमला, मनाली, डलहौजी, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, ये लघु हिमालय पर स्थित पर्यटन स्थल है। याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। एक अगला क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसी तरह दोस्तों बहुत धीरे धीरे हम सभी प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे कवर कर लेंगे। इससे पहले हमने इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं वो करा चुके हैं। और आपका जो विश्व का भूगोल हुआ वो भी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो प्रश्न बने हैं वो भी करा चुके हैं। तो चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपका जो है इंडिया का जो भूगोल है, भारत का भूगोल, उसको यहाँ पे करा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि प्रादीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे डॉट 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 कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी दक्कन ट्रैम्प, ऑप्शन सी सिंगुर पठार या ऑप्शन डी रोहतास पठार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि दक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिस्टियस कल्प में हुआ था। विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी
उद्भवन से लावा का वृहद उद्गार हुआ एवं लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया। दक्कन ट्रैप का विस्तार ये कहाँ तक है देखिए, दक्कन ट्रैप का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा आदि राज्यों में है। और लावा जिसको बेसाल्ट बोलते हैं कि अपक्षय से काली मिट्टी का विकास इन क्षेत्रों में हुआ है। तो किसके से? लावा के अपक्षय से जो काली मिट्टी का विकास इन क्षेत्रों में हुआ है, याद रखेंगे। और दोस्तों काली मिट्टी जो है वो किसके लिए उपयोगी होती है, कौन सी फसल के लिए? तो कपास के लिए दोस्तों काली मिट्टी उपयोगी होती है। ये प्रश्न एग्जाम में बनता है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी भी काली मिट्टी को ही बोलते हैं। और कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है, तो याद रखेंगे। बात करें उत्तर प्रदेश राज्य में दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में जो काली मिट्टी है वो कौन से क्षेत्र में? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पे आपका झांसी महोबा वगैरह हुए, वहां पे काली मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके सामने उटकमूंड, अनाईमुडी, दोदा बेटा या महाबलेश्वर। ठीक है, तो भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अनाईमुडी। देखिए जूनियर इंजीनियर परीक्षा और कैन सुपरवाइजर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी याद रखेंगे, अनाईमुडी। ठीक है, इसकी अब यहाँ पे व्याख्या देखेंगे। क्या व्याख्या है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल राज्य के इडुक्की जिले में, याद रखेंगे। केरल राज्य के इडुक्की जिले में ये आपकी स्थित है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें, जिसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो 2695 मीटर है। अनाईमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ियां श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं, 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर कौन सी है? इलायची कार्डमम की पहाड़ियां। उत्तर की ओर है अन्नामलाई की पहाड़ियां। और उत्तर पूर्व की ओर है पालनी की पहाड़ियां। ठीक है, 3 दिशाओं में यहाँ से पहाड़ी श्रृंखलाएं जाती हैं, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। ऑप्शन है माउंट कंचनजंगा, ऑप्शन बी है माउंट मकालू, ऑप्शन सी है माउंट नागटिब्बा, ऑप्शन डी है माउंट नंदा देवी। तो इसका राइट आंसर कौन कौन सा होगा कि इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत का शिखर नहीं है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, माउंट नागटिब्बा। ठीक है, ये आपका पर्वत शिखर नहीं है हिमालय हिमाद्री में। देखिए ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए यहाँ पे इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या बहुत अच्छी व्याख्या है यहाँ पे कि माउंट नाग टिब्बा जो है वो महान हिमालय या हिमाद्री अवस्थित नहीं है, जबकि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या मकालू आदि पर्वत शिखर महान हिमालय में अवस्थित हैं। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर तथा चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर, इसकी पहले भी हमने बात करी है। और इस श्रेणी में पीरपंजाल हुआ, धौलाधर हुआ, नागटिब्बा हुआ, महाभारत श्रेणियां शामिल हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे जो हिमालय की जो वो है आपकी श्रेणियां हैं, हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं, यहाँ से प्रश्न यदि बनता है। हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो है आपकी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू। ठीक है, ये आपकी हिमालय में जो है ये श्रेणियां हैं। और बात करें यहाँ पे लघु हिमालय की कौन कौन सी श्रेणियां हैं, तो आपकी तिरपंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा और महाभारत श्रेणियां शामिल हैं। नागटिब्बा लघु हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी आप याद रखेंगे, जो नागटिब्बा जो इसका राइट आंसर है वो लघु हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 30-32 मीटर है, मतलब 3032 मीटर है। इस श्रेणी में ही शिमला हुआ आपका, कुल्लू मनाली हुआ, मसूरी हुआ, मनाली हुआ, नैनीताल हुआ, रानीखेत हुआ, दार्जिलिंग हुआ आदि पर्यटन स्थल शामिल हैं। तो ये किसके? लघु हिमालय के ये क्षेत्र हैं। ठीक है, यदि प्रश्न एग्जाम में बनता है तो याद रखेंगे, ये इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पॉइंट है, इस पे आप ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हम करा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपसे पूछा है। नंदा देवी है, नंगा पर्वत है, या माउंट केटू है, या माउंट एवरेस्ट है।
जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है उसमें सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा माउंट केटू है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। तो इसकी व्याख्या यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। ऐसे ही हम दोस्तों बहुत आराम से चीजों को पढ़ते चलेंगे। आपको पानी वगैरह लेके बैठिएगा, बोर नहीं होना है। आपको बस करना क्या है, एक बार आपको बस ऐसे ही इस वीडियो को देखना है और दूसरी बार आपको धीरे धीरे यदि आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना लें। ये वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हैं। बस आपको इसके दोस्तों बिल्कुल नहीं करना है यदि आप सीरियस हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 परीक्षा के लिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले दिनों में उससे आपका यूपी लेखपाल हुआ, ग्राम विकास अधिकारी हुआ, वीडियो को हुआ, कई सारी तमाम परीक्षाएं उसके द्वारा होंगी। तो उसमें 70 प्लस दोस्तों स्कोर 80 तक हमें जाना है, 70 प्लस स्कोर 80 तक हमें जाना है। तो तैयारी यदि हम उसमें अच्छे नंबर चाहिए तो इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हमें देखना ही होगा, ताकि एक सही डायरेक्शन में हम तैयारी कर सकें। तो बस बने रहे हमारे साथ, पूरा कंप्लीट सिलेबस में यहाँ पे कराने वाला हूँ। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे कि काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, याद रखेंगे काराकोरम जो है ये विश्व का सबसे दूसरा ऊंचा पर्वत है। माउंट केटू पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। याद रखेंगे जो माउंट केटू है वो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी जो है वो नंदा देवी है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। याद रखेंगे अन्य प्रमुख चोटियों की ऊंचाई इस प्रकार है। नंगा पर्वत की 8126 मीटर जो कि भारत में स्थित है। माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर जो कि नेपाल चीन में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि पौनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है आपसे पूछा है। कोझिकोड, मदुरई, तिरुवनंतपुरम या मैंगलोरू। तो ये कहाँ स्थित है आपका, किस शहर के पास, तिरुवनंतपुरम शहर के पास स्थित है पौनमुडी। ठीक है, दक्षिण भारत का एक छोटा सा ये हिल स्टेशन है पौनमुडी, ये आपका तिरुवनंतपुरम शहर के पास ये स्थित है। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे, बहुत अच्छी व्याख्या यहाँ पे दोस्तों दी हुई होती है कि पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। क्या है पोनमुडी, क्या है, दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वत श्रृंखला है जिसकी ऊंचाई 1100 मीटर है। यह अरब सागर के किनारे स्थित है। याद रखेंगे किसके किनारे स्थित है, अरब सागर के किनारे यह स्थित है। यहाँ का मौसम साल भर सुहावना रहता है और यहाँ घनी हरियाली वाले वनों में उष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह क्षेत्र चाय के बागानों के लिए उपयुक्त है। याद रखेंगे चाय के बागानों के लिए यह क्षेत्र उपयुक्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। करेवास, भागीरथी, काठमांडू या अराकू। तो इसका राइट आंसर होगा अराकू जो है वो, अराकू जो घाटी है वो हिमालय श्रृंखला में स्थित नहीं है। बाकी आपका भागीरथी हुआ, काठमांडू हुआ, करेवास हुआ, ये आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। चलिए इसको देखते हैं, इसका व्याख्या कि अराकू जो घाटी है वो आंध्र प्रदेश के दक्षिण भारतीय राज्य में विशाखापत्तनम जिले में एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। याद रखेंगे मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है हिमालय। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप को। तो जो अराकू क्या है, ये अराकू जो है एक हिल स्टेशन है, एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है विशाखापत्तनम जिले में। वहीं पे एक अराकू घाटी है जो आंध्र प्रदेश के दक्षिण भारतीय राज्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपसे पूछा है। जो मेघालय पठार है आपका, उसकी सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा है खासी जयंतिया पहाड़िया या मिकिर पहाड़िया या गारो पहाड़िया या शिलांग चोटी। तो पूछा है मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो कौन सी है, तो शिलांग चोटी जो है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। लोअर एग्जाम में देखिए प्रश्न पूछा गया है। इसकी व्याख्या देखेंगे कि मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है जो भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलांग चोटी है। कौन सी, शिलांग चोटी है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां भी मेघालय पठार के ही भाग हैं, जबकि मिकिर पहाड़ियां असम के काजीरंगा उद्यान के
दक्षिण में स्थित पहाड़ियों का एक समूह है जो कार्बी आंगलांग पठार का हिस्सा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दम्बुचको है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। थोड़ी व्याख्या दोस्तों अटपटी सी यहाँ पे व्याख्या आपको लग रही होगी, पहली पहली बार जब आप पढ़ोगे तो ये अटपटी लगेंगी आपको सारी चीजें। इसलिए आपको करना क्या है, या तो आप एक बार ऐसे ही देख लीजिएगा, दोबारा में आप वीडियो को पॉज कर करके अच्छे से इनको देखिएगा, तो चीजें क्लियर होंगी, आपके समझ में आएंगी। और जो ज्यादा आपको कठिन लग रहा है उसको आप दोस्तों गूगल कर लीजिएगा। आप मतलब ऐसे ही एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा और जो भी आपको चीजें कठिन लगे उसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और वीडियो खत्म होने के बाद उनको एक एक करके आप गूगल करके वहां पे सर्च कर लीजिएगा, जिससे आपकी चीजें और ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। बस यहाँ पे हमारे साथ दोस्तों बने रहें और इसी तरह धीरे-धीरे हम दोस्तों चीज़ों को कवर कर लेंगे। छोटी-छोटी वीडियोज़ के माध्यम से मैं यहाँ पे आपको चीज़ों को कवर करा रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आपके सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो कंप्लीट हो जाएँ यहाँ पे। मैं हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको विस्तृत व्याख्या विश्लेषण के साथ यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाएँ बिल्कुल दोस्तों, सपोर्ट करें हमें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जो भी भाई-बहन आपकी तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें। क्योंकि बहुत ही कम लोग यहाँ पे वीडियोस को देख रहे हैं दोस्तों, जिससे हमारा जो मोटिवेशन है, आप एक अंदर का मोटिवेशन है, वो कहीं न कहीं दोस्तों बहुत कम हो जाता है। बहुत निराशा हमें यहाँ पे हाथ लगती है जब व्यूज़ नहीं आते हैं वीडियोस पे। इतनी मेहनत करके मैं यहाँ आपको चीज़ों को तैयार कराता हूँ, तो कहीं न कहीं आपका भी फर्ज़ बनता है दोस्तों चीज़ों को वायरल करने का और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाने का। तो चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न आपके सामने कि केरल में स्थित अगला प्रश्न क्या है कि केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। अगस्त्य, चेम्बरा, अनायमुडी या बनासुरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो अनायमुडी है, ये केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ठीक है, अनायमुडी पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह केरल की भी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह केरल राज्य के इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों की सीमा पर स्थित है। यह चोटी 2695 मीटर लगभग 8841 फीट ऊंची है। अनायमुडी चोटी के दक्षिण में कार्डेमम की पहाड़ियां हैं जो इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ से देखिए एक प्रश्न और तैयार हो गया कि इलायची के उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध पहाड़ियां उनका नाम क्या है, तो उनको बोलते हैं कार्डेमम की पहाड़ियां। और ये कहाँ स्थित है, अनायमुडी चोटी के दक्षिण में ये स्थित है। कार्डेमम की पहाड़ियां किसके लिए जानी जाती हैं, इलायची के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं, प्रसिद्ध हैं। देखिए ऐसे यहाँ पे प्रश्न तैयार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। ऑप्शन है आपके सामने कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट या मुकुट पर्वत। तो जो भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है किसकी है, वो मुकुट पर्वत की है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि पर्वतों का ऊंचाई क्रम निम्न है। जैसे कंचनजंगा हुआ आपका 8586 मीटर जो कि सिक्किम में है। नंदा देवी 7817 मीटर उत्तराखंड में है, और उससे छोटी कामेत है जो कि उत्तराखंड में है, और फिर मुकुट पर्वत है जो कि आपका उत्तराखंड में है। ये 7242 मीटर है इसकी जो ऊंचाई है, और ये सबसे कम ऊंचाई है इनमें सब में। कंचनजंगा की ऊंचाई सबसे अधिक है जो कि सिक्किम में है। ठीक है, याद रखेंगे मुकुट पर्वत। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत डॉट 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 के बीच सीमा पर स्थित है। तो ये आपसे पूछा है जो कंचनजंगा है वो कहाँ स्थित है, भारत और भूटान, भारत और चीन, भारत और नेपाल या भारत और तिब्बत। तो याद रखेंगे जो कंचनजंगा है वो तीसरा सबसे बड़ा पर्वत ये भारत और नेपाल के मध्य स्थित है। भारत और नेपाल, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि कंचनजंगा पर्वत विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। यह पर्वत भारत के सिक्किम राज्य के, ठीक है, याद रखिए भारत के सिक्किम राज्य के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी राज्य में स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है और कंचनजंगा पर्वत भी है जो कि सिक्किम राज्य में है, भारत और नेपाल के बीच जो सीमा पे ये स्थित है उत्तर पश्चिम में। ठीक है, सिक्किम राज्य के उत्तर पश्चिम में। इसकी ऊंचाई याद रखेंगे 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न आपके सामने बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई सब समुद्र तल से सबसे अधिक है। ये आपसे पूछा है कि निम्न में से किस पर्वतीय स्थल की इस स्थान की ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से सबसे अधिक है। दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला या डलहौजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऊटी की जो है पर्वतीय वो है स्थान है, जो ऊटी है पर्वतीय स्थान समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा ऊटी, याद रखेंगे। सब समुद्र तल से सबसे ऊंची ऊंचाई है इसकी, ठीक है। समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई है पर्वतीय स्थान ऊटी की। यहाँ पे इनकी ऊंचाई भी दे रखी है मीटर में, जैसे ऊटी की 2240 मीटर, शिमला की 2206 मीटर, दार्जिलिंग की 2045 और डलहौजी की 1970 मीटर। यहाँ पे ये ऊंचाई दिया हुए हैं, इनको पे भी आप एक बार दृष्टि डाल लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। अगला प्रश्न आपके सामने कि उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित डॉट 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 चोटी है। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी सैडल। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा सैडल जो है उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित सैडल चोटी है, ठीक है। सैडल चोटी है। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी सैडल पीक है। माउंट देवमाली उड़ीसा के कोरापुट जिले में, काहरो चोटी हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में तथा बैटलिंगछिप नामक चोटी त्रिपुरा राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों प्रश्न मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र से जो प्रश्न हैं पूछे गए हैं पूर्व परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा, उनको देखेंगे कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। थार मरुस्थल, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, गोवा। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जो तापमान की यदि हम बात करें दिन और रात के तापमान में, तो व्यापक अंतर जो पाया जा सकता है वो मरुस्थल में। यहाँ पे मरुस्थल है थार मरुस्थल, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जो मरुस्थल होते हैं दोस्तों, दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा दोस्तों यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है। दिन के समय बहुत ज्यादा ठंड यहाँ पे हो जाती है, रात के समय सॉरी, और दिन में बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पे रहती है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं व्याख्या द्वारा कि भारत के थार मरुस्थल में दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है, क्यों होता है, देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि सामान्य धरातल के विपरीत रेत अधिक सूर्य ताप ग्रहण करके जल्दी गर्म हो जाती है और रात के समय रेत प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा को तीव्रता से वापस लौटा देती है। अतः यहाँ दिन का तापमान अधिक एवं रात्रि का काफी कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि दुनिया के सबसे बड़े छार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है। ये आपसे पूछा है कि दुनिया के सबसे बड़े छार रेगिस्तान में एक भारत में कहाँ स्थित है। ऑप्शन है चांदीपुर उड़ीसा, ऑप्शन बी है वेदाराम वेदारण्यम तमिलनाडु, ऑप्शन सी जैसलमेर राजस्थान, ऑप्शन डी कच्छ गुजरात। तो राइट आंसर होगा कच्छ गुजरात, ठीक है। तो दुनिया के सबसे बड़े छार रेगिस्तान में एक भारत में स्थित है, वो कहाँ स्थित है, कच्छ गुजरात में स्थित है। चलिए यह इसकी व्याख्या देखेंगे और अच्छे से इसको प्रश्न को समझेंगे कि गुजरात भारत में स्थित कच्छ का रण जिसको बोलते हैं एक विशाल क्षार युक्त दलदली वीरान क्षेत्र है। कच्छ के रण में नमक का विशाल भंडार है, याद रखेंगे किसका, नमक का। गुजरात में उत्पादित होने वाले कुल नमक का 1/3 भाग कच्छ के रण से प्राप्त होता है। कच्छ का रण देश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से एक है। यह लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। चलिए अब बात करेंगे जो वन से संबंधित प्रश्न बने हैं यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा, उनको यहाँ पे देखेंगे कि सागौन हुआ आपका, सागौन कौमा साल कौमा शीशम कौमा हुर्रा कौमा महुआ कौमा आंवला कौमा सैमल कुसुम और चंदन आदि डॉट डॉट की प्रमुख प्रजातियां हैं। ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कंटक वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, ऑप्शन डी पर्वतीय वन। तो इसका देखिए ये आपका वन रक्षक में पूछा गया है और यूपी ट्रिपल एस वन दरोगा मेंस में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो सागौन है आपके, सागौन साल हुआ, शीशम हुआ, हुर्रा, महुआ, आंवला, सैमल, ये कुसुम, चंदन आदि जो है ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की प्रमुख
प्रजातियां हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे व्याख्या देखेंगे अच्छे से। क्या है व्याख्या? कि जो सागौन है आपका, सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि उष्ण कटिबंधीय जिसको आर्द्र पर्णपाती वन की प्रमुख प्रजातियां हैं। ये वन भारतवर्ष में बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है, मानसूनी वन भी इनको कहा जाता है। भारत में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। याद रखेंगे, कहाँ पाए जाते हैं? जहां वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। और जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। आर्द्र पर्णपाती वन 100 से 200 मीटर सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में तथा शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आर्द्र और शुष्क के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और भारतवर्ष में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं और मानसूनी वन भी इनको कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, कि दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन हैं? वेलांचली और अनुपवन, पर्वतीय वन, उष्ण कटिबंधीय कंटक वन या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन? तो इसका राइट आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय कंटक वन। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या यहाँ पे देखेंगे कि उष्ण कटिबंधीय कंटक, जिसको कांटेदार बोलते हैं, वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ये वन दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियां शामिल हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां हैं बबूल, बेर, खजूर, खेर, नीम, खिजड़ी, पलास। ये किसके उदाहरण है दोस्तों? ये उष्ण कटिबंधीय कंटक वन के ये उदाहरण है, ये प्रजातियां हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और ये कहाँ पाई जाती हैं? दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती हैं। और जहाँ पे वर्षा जो होती है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कि सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? सागौन के जंगल आपसे पूछा है प्रश्न, कि जो सागौन के जंगल हैं वो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड? तो जो सागौन के जंगल हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, कि सागौन भारत और दक्षिण एशिया पूर्व के सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी के पेड़ों में से एक है। भारत में सागौन के जंगल मध्य प्रदेश हुआ आपका, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, इनमें ये पाए जाते हैं। और सागौन की लकड़ी पर्णपाती जंगलों में पाई जाती है। तो ये जो सागौन है ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसको मानसूनी वन भी बोलते हैं, उसका ये उदाहरण है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य में ये पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ये आपसे पूछा है। तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े किसे कहा जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कि पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है किसे? उस जंगल का नाम बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, टैगा वन, टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा का वन या उत्तरी पूर्वी भारत के वर्षा वन? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अमेजन वर्षा के वनों को पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है ये। इसकी व्याख्या देखेंगे यहाँ पे, कि अमेजन वर्षा वन, जिन्हें उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, अपने विस्तार एवं सघनता के कारण पृथ्वी ग्रह के फेफड़े भी कहे जाते हैं। ठीक है, इनका विस्तार मुख्यतः ब्राजील में है। कहाँ पे ये है? सबसे ज्यादा विस्तार इनका ब्राजील में है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, 116वां प्रश्न, कि वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 10%, 25%, 20% या 33%? तो इसका राइट आंसर होगा 25% जो क्षेत्र है वो आपका भू क्षेत्र वन के अंतर्गत आता है भारत का। ठीक है, वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है।
भारत का लगभग 25% भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ISFR 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में वनावरण एवं वृक्षारोपण पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित राज्य क्षेत्र में अवस्थित है? ये आपसे पूछा है। मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो ये आपका राइट आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जो बिनसर का जंगल है, बिनसर का जो जंगल है वो भारत के उत्तराखंड जो प्रदेश में क्षेत्र में अवस्थित है, उत्तराखंड क्षेत्र में। ठीक है, याद रखेंगे कि बिनसर का जंगल भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बिनसर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से लगभग 34 किलोमीटर दूर स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 2412 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। अब इसे वन्यजीव अभयारण्य बना दिया गया है। ठीक है, क्या बना दिया गया है? वन्यजीव अभयारण्य। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 17.23%, 18.5%, 21.54%, 20.67%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 21.54%। जो है ये भौगोलिक क्षेत्र का 21.54% है। चलिए इसकी व्याख्या यहाँ पे देखेंगे कि ISFR 2021 के अनुसार भारत में वन और वृक्षों का आवरण जो है आपका 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। कुल वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। और भारत और कुल वृक्षारोपण 95,748 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। प्रश्न काल के दौरान जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर ये था 21.71%। ठीक है, प्रश्नकाल के दौरान 21.54% था। ठीक है, जबकि वर्तमान में भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 21.71% है। ये आपको याद रखना है, 21.71%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है, आपसे पूछा है। तो इसका तो बहुत अच्छा आंसर है कि सर्वाधिक वन, सर्वाधिक बाघ जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न की व्याख्या यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने व्याख्या कि जनवरी 2022 में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने द्विवार्षिक इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के 17वें संस्करण का शुभारंभ किया। वर्ष 1987 में इसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। भारत का वन क्षेत्र अब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। यह देश की कुल भौगोलिक का 21.71% है, याद रखेंगे। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश हुआ, फिर छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा हुआ, महाराष्ट्र हुआ। ये हैं, इनको भी आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश के बाद जो स्थान नंबर आता है वो अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और जो है महाराष्ट्र। कुछ भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशत के रूप में वन कवर के मामले में शीर्ष राज्य हैं। देखिए ये यहाँ पे प्रतिशत के रूप में है। मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76.00%, मणिपुर 74.34%, नागालैंड 73.90% है। ठीक है, इन पे भी आप एक बार नजर डालिएगा। चलिए अब देखते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न दोस्तों। अंतिम प्रश्न क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। यहाँ पे हमने पहले भी इस प्रश्न के बारे में बात की है। ठीक है, इसकी व्याख्या यहाँ पे देखते हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि दूसरे स्थान पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूर्व परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा पूछे गए, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस पीईटी 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। जो भी तैयारी कर रहे हैं आपके भाई बहन, आपके साथ वाले जो सीरियस हैं एग्जाम को लेकर, वो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़ जाएं।
मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में बहुत जल्द। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें दोस्तों, और इसी तरह दोस्तों आप पढ़ते रहें।